कंटिन्यू करेंगे। मायोसिस में हमने कंप्लीट करा था प्रोफेज 1। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? यस मैम। तो आज हम करेंगे मेटाफेज 1। ठीक है, मेटाफेज 1 जो मायोसिस 1 का है, बेस है बेटा, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलाइन करते हैं एज अ पेयर ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ द स्पिंडल अपरेटस। ठीक है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स रहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में, ठीक है, वो सेंटर की लाइन जिसको इक्वेटोरियल प्लेट बोलेंगे वहां पे अलाइन करेंगे, यानी कि अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, मेटाफेज 1 में नॉर्मली मेटाफेज में यही होता था। ठीक है, कि क्रोमोसोम्स जो थे वो इक्वेटोरियल लाइन पे अलाइन करते थे। अलाइन का समझ रहे हैं बेटा, अरेंज हो रहे हैं, वहां पे वो सीक्वेंस में लाई कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, जबकि हर इंडिविजुअल के जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो वहां पे अलाइन करेंगे। ठीक है बच्चे, एक बात और है कि यहाँ पे मायोसिस हो रही है तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स की रिडक्शन होनी है, ये आपको पता है। ठीक है, और 46 रहेंगे क्योंकि मायोसिस 1 के एंड में 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द एनाफेज 1। ठीक है, एनाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो माइग्रेट करते हैं अवे फ्रॉम ईच अदर एंड गोइंग टू ऑपोजिट पोल्स। यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स थे जो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन थे, एनाफेज में वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। कौन? होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि मायोसिस 1 में सेपरेशन हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है बच्चे, बात समझ आ गई? अभी तक सिस्टर क्रोमैटिड्स स्टिल रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर, क्योंकि वो सेपरेशन सिस्टर क्रोमैटिड की कहाँ पे होनी है? मायोसिस 2 में। ठीक है, मायोसिस 1 में एनाफेज 1 में कौन सेपरेट हो रहे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है नेक्स्ट फेज, दैट इज द टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया था, ठीक है, आपको पता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ठीक है, जो प्रोफेज में डिसअपियर हो जाता है, टीलोफेज में वापस से वो रीअपियर हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट रीअपियरिंग इन द टीलोफेज 1। ओके, और धीरे धीरे सेंटर से कंस्ट्रिक्शन बनने लगेगी ताकि वो डॉटर सेल्स में स्प्लिट कर सके पेरेंट सेल। ठीक है बच्चे, आफ्टर द टीलोफेज 1 what will happen? Cytokinesis takes place in that cell. ठीक है, cytokinesis में division of the cytoplasm, and after the cytokinesis 2 daughter cells are formed. Okay, now the first meiosis 1 is completed. Okay, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोफेज 1 में ये हुआ जिसमें 5 फेजेस थी। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्रोफेज 1 बताई है, एक कंक्लूजन दिया है कि प्रोफेज 1 में पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होने के बाद होमोलोगस क्रोमोसोम में कुछ रिकॉम्बिनेंट सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए। ठीक है, क्लियर है सभी कितना? यस अब मैम। क्या होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि जैसे ही मायोसिस 1 कंप्लीट होती है तो उसके बाद मायोसिस 2 की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, मायोसिस 1 से मायोसिस 2, तो दोनों के बीच में बिल्कुल थोड़ा सा गैप रहता है, थोड़े से टाइम का। ठीक है, तो गैप में जो फेज रहती है उसको आप फेज तो नहीं बोलोगे कोई पर्टिकुलर, पर आप उस इंटरवल को बोल सकते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है बच्चे,
that is the stage between two meiosis division is called interkinesis. ठीक है, and that interkinesis is very short lived. ठीक है बच्चे, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा मेजर रोल करना नहीं है, उसको सिर्फ सेंट्रियोल को रेप्लिकेट करना है. इंटरकाइनेसिस में डीएनए की रेप्लिकेशन वगैरह नहीं होती है, इतना याद रखना. वो सब काम मायोसिस 1 के स्टार्टिंग से पहले की फेज में यानी इंटरफेज में हो चुका है. ठीक है, तो इंटरकाइनेसिस मायोसिस 1 की एंडिंग के बाद की फेज है. ये बोल सकते हैं कि मायोसिस 1 और मायोसिस 2 डिवीजन की फेज को, इसके बीच की फेज को, फेज में बोल रही हूँ या टाइम या इंटरवल बोल सकते हैं, उसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, जो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है. ठीक है बच्चे, इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज, क्योंकि मायोसिस 1 के होने के बाद इंटरकाइनेसिस आया. तो इंटरकाइनेसिस के बाद कौन सी फेज आनी है मायोसिस 2 की, बोलिए, बोलो. प्रोफेज 2. हाँ, उन्होंने लिखा है कि इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज 2 आ रही है. ठीक है, और दैट इज मच सिमिलर टू प्रोफेज देन प्रोफेज 1. ठीक है, वो काफी हद तक सिमिलर होगी. ठीक है, अ मच सिंपलर, सॉरी सिंपलर नॉट सिमिलर, सिंपलर प्रोफेज देन द प्रोफेज. क्योंकि प्रोफेज 1 इतनी सिंपल तो थी नहीं, क्योंकि उसमें 5 सब स्टेजेस रही. ठीक है, और काफी ज्यादा चेंजेस आए उसमें, जो नॉर्मली इस वाली फेज में नहीं होगा. कौन सी फेज में बता, प्रोफेज 2. ठीक है, ये काफी हद तक मैच करेगी किससे, माइटोसिस की प्रोफेज से. ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को. नेक्स्ट यस है, मैम. ये देखिए, अब यहाँ पे इंटरकाइनेसिस के बाद का तो नहीं, इंटरकाइनेसिस तो नहीं बताया, अभी बताया कि टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हुई, 2 डॉटर सेल्स बने जिसमें रिडक्शन हो चुकी है क्रोमोसोम्स की, और उसके बाद प्रोफेज 2 बन रहे हैं. ठीक है, प्रोफेज 2 चल रहा है, सॉरी प्रोफेज 2 में अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं बेटा, होमोलोगस का अलग हो चुके हैं. अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है. ठीक है, अब कौन है, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स है, बट ये है कि वो अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ है. अब प्रोफेज 1 में क्या, 2 में क्या होगा, सेम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर हुआ था पीछे टीलोफेज में, वो फिर से प्रोफेज 2 में डिसअपेयर हो जाएगा. ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा. प्रोफेज 2 में यस न्यूक्लियर मैम. मेम्ब्रेन फिर से डिसअपेयर हो गया, न्यूक्लियोलस भी डिसअपेयर हो जाएगा. अब फिर से सेंट्रियोल्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करने स्टार्ट कर देंगे प्रोफेज 2 में. ठीक है, सिंपल है ये. अब उसके बाद वो मेटाफेज 2 में एंटर करेगा सेल. ठीक है, जहाँ पे पूरी तरह से माइग्रेटेड सेंट्रियोल्स जो है ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके होंगे, और क्रोमोसोम्स नॉर्मल, होमोलोगस नहीं, नॉर्मल क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन करेंगे. ठीक है, अलाइन समझ गए, अरेंज हो जाएंगे. ओके, अब मेटाफेज 2 के बाद सेल एंटर करेगा एनाफेज 2 में, जहाँ पे सेपरेशन होती है सिस्टर क्रोमैटिड्स की. ठीक है, ये देखो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए. ठीक है, और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होने के बाद ऑपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे. ठीक है, और जो ये कंडेंस फॉर्म थी डीएनए की, वो अब फिर से डीकंडेंस होके क्रोमैटिन और डीएनए में चेंज हो जाएगा. पर पहले टीलोफेज 2 में क्या होगा, यहाँ पे बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपेयर होगी थी वो फिर से रीअपेयर हो जाएगी, और न्यूक्लियोलस भी रीअपेयर हो जाएगी. ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, कुछ पूछना है? ठीक है, समझ आ गया नहीं? यस मैम. तो फाइनली टेलोफेज 2 कंप्लीट करने के बाद साइटोकाइनेसिस होगी. साइटोकाइनेसिस 2 होगी. साइटोकाइनेसिस 2 होने के बाद टोटल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगे. ओके, दैट्स इट. हाँ, मायोसिस का. ठीक है,
समझ गए? सब बच्चों को समझ आ गई? अब Yes, हम बात ma'am. कुछ और भी होता है, जैसे हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया वगैरह के केस में, तो बैक्टीरिया के केस में ए माइटोसिस होती है, वहां पे माइटोसिस नहीं होती। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ जर्नल बताने वाली हूँ। जर्नल में ये हमने पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा कि सेल साइकिल जो होती है, क्या कॉमन रहता है सेल साइकिल में? सभी जगह क्या कॉमन रहेगा? इंटरफेस। इंटरफेस कोई भी सेल करे, चाहे प्रोकैरियोटिक करे चाहे यूकैरियोटिक करे, सब में क्या चीज कॉमन होती है? इंटरफेस, ठीक है। और इंटरफेस में क्या होता है बेटा? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन होता है डीएनए। उसके बाद होता है इंटरफेस के बाद बच्चे सेल डिवीजन। कुछ सेल्स में सेल डिवीजन होता है माइटोटिक यानी माइटोसिस के थ्रू, कुछ सेल्स में होता है मायोसिस के थ्रू, और कुछ सेल्स में होता है एमाइटोसिस के थ्रू। ठीक है, सभी बच्चे अपने बेटा कैमरा ऑन करिए। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं? सेल डिवीजन occurs in 3 ways: amitosis, mitosis and meiosis। आपने ये वाला माइटोसिस भी पढ़ लिया, मायोसिस भी पढ़ लिया। माइटोसिस के केस में माइटोसिस हमारे सोमैटिक सेल्स में होती है, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी पार्ट्स को बना रही है। और सिर्फ जो सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, उनमें नहीं होता माइटोसिस। ठीक है, उनमें कौन सा होगा बेटा? उनमें होता है मायोसिस। जो सेल्स स्पर्म मेल के केस में और जो सेल्स एग फीमेल के केस में बना रहे हैं, उनमें मायोसिस होती है। बाकी हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में कुछ एक में एमाइटोसिस भी होती है, वो भी मैं बताऊंगी आपको। बट कुछ एक मतलब मैक्सिमम पार्ट हमारे सेल जो है वो माइटोसिस के माध्यम से ग्रोथ करते हैं, रिपेयर होते हैं। ठीक है, अब क्या फर्क होता है एमाइटोसिस का माइटोसिस? जनरली तीनों में कॉमन चीज क्या है? तीनों में इंटरफेस होगी ही होगी। ठीक है, बात समझ आई? इंटरफेस में कैरियोकाइनेसिस होती है, ठीक है। इंटरफेस में कैरियोकाइनेसिस होती है और साइटोकाइनेसिस भी होती है। ये चीज तो इसमें भी हो रही है और इसमें भी हो रही है। ये चीज तो मायोसिस में भी हो रही है और सभी में है ना। तो ये क्या है? ये कॉमन चीज है। बट अब मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ कि एमाइटोसिस के केस में जो कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस मींस वंशिका, वंशिका Yes, ma'am. कैरियोकाइनेसिस। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? इसमें डीएनए की डिवीजन। डिवीजन होती है। इंटरफेस में बेटा डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। अच्छा, व्हाट आर द फेजेस व्हिच कम्स अंडर द कैरियोकाइनेसिस? एनीवन? मैम, प्रोफेस 1 and in Prophase 1, leptotene, xylitine, pectine, diplotine and dikinesis. नो, नॉर्मल, नॉर्मल बताओ। कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन सी फेजेस होती हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, Metaphase, anaphase and telophase. टेलोफेज।
माइटोसिस में भी थी ये और मायोसिस में भी थी, बट ये था कि मायोसिस में आपको पता है उसमें 1 नाम दिया, सेकंड के लिए सेकंड नाम दिया, मतलब सेकंड के साथ आप इसको बता रहे थे। माइटोसिस के केस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होती तो है पर वहां पे क्रोमोसोम्स नहीं बनते और ना ही ये फेजेस होते हैं, बस वहां पे सिंपल डीएनए की रेप्लिकेशन हुई और डीएनए डिवाइड कर जाता है, जैसे तुम लोग अमीबा का करते थे, अमीबा बाइनरी फिजन के थ्रू करते। चलिए देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। Mitosis is very simple. It occurs without the formation of spindle and appearance of chromosome. ठीक है, जो प्रोफेज में डीएनए कंडेंस होके क्रोमैटिन से क्रोमोसोम में चेंज होता था, लिखो बाद में, पहले सुन लो, मैं टाइम दूंगी तुम लोगों को, सुन लो पहले। माइटोसिस के केस में क्या होता है, डीएनए कंडेंस नहीं होता, ना ही वहां पे स्पिंडल बनते हैं, ना ही वहां क्रोमोसोम बनता है, बस। अब देखो जिस केस में अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पे तो डॉटर सेल्स में डीएनए अनइक्वल जाने के चांसेस भी रहेंगे, है कि नहीं। डीएनए क्यों क्रोमोसोम में चेंज होता है, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके क्रोमोसोम की, ठीक है। आपको पता है तो माइटोसिस से जो डॉटर सेल्स बनते हैं, अमीबा के केस में, बैक्टीरिया के केस में माइटोसिस हो रही है ना, तो उसमें डॉटर सेल्स में अनइक्वल डीएनए जाता है, उनमें अनइक्वल ही जाता है, क्योंकि वहां पे ना तो वो क्रोमोसोम में चेंज हुआ, ना ही वहां कोई स्पिंडल बना, और ना ही कैरियोकाइनेसिस के दौरान उसमें कोई प्रोफेज हुई, ना ही कोई मेटरी, ना ही कोई एनाफेज हुई और ना ही कोई टेलोफेज हुई। तुम्हें पता है ये फेजेस क्यों हो रही है, माइटोसिस और मायोसिस में ये फेजेस क्यों हो रही है, ताकि डीएनए प्रॉपर तरीके से कंडेंस हो, ठीक है, और डीएनए एक प्रॉपर वे से इक्वली डिवाइड हो सके। इक्वल डिवीजन के लिए हो रही थी वो माइटोसिस के केस में, प्रोफेज एनाफेज वगैरह वगैरह, क्योंकि माइटोसिस के केस में ये फेजेस ही नहीं होंगी, कैरियोकाइनेसिस होगी जरूर। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर का डिवीजन होगा तो जरूर, पर बिना किसी स्पिंडल फाइबर के, बिना किसी क्रोमोसोम की फॉर्मेशन के। तो इसका मतलब वहां पे ये चारों फेजेस नहीं होती। इसमें बच्चे माइटोसिस, बेटा पर ये है एक सेल डिवीजन, माइटोसिस एक सेल डिवीजन की ही टाइप है। कहाँ पे होती है जनरली, बैक्टीरिया में। जब आप बैक्टीरिया का, तुमने पहले 10th में पढ़ा होगा, आप लिखते थे बाइनरी फ्यूजन, तो तुमने क्या बाइनरी फ्यूजन में कभी आपने सेल जब डिवाइड करके बनाते थे आप उसको, तो क्या आप उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज शो करते थे? नहीं ना, डायरेक्ट क्या करते थे, ऐसे सेल बनाते थे, उसके अंदर डीएनए बनाते थे, उसके बाद क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन किस तरह से बनाते थे कि नहीं बनाते थे, कंस्ट्रक्शन बनाते थे और आप इससे से डॉट, तो ये बेटा डायरेक्ट सेल डिवीजन है। माइटोसिस एक डायरेक्ट सेल डिवीजन है, जिसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस डायरेक्ट किसी फेज के, बिना किसी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये कुछ नहीं होगा, ना स्पिंडल बनेगा ना ही क्रोमोसोम बनेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन तो सही, और बिना किसी फेज के। फेज कौन सी बेटा, कौन सी फेजेस की बात बोल रही हूँ मैं, प्रोफेज, नहीं होती मेटाफेज, है, एनाफेज। ये कहाँ होती है, ये सिर्फ माइटोसिस और मायोसिस में होंगी, ठीक है। और एक और नई चीज, जनरली हमने क्या पढ़ा था, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाता था, डिसअपियर हो जाता था, यही चीज हमने मायोसिस में भी पढ़ी, पर माइटोसिस में ये भी नहीं हो रहा। क्या लिखा हुआ सेकेंड लाइन में, बोलो बच्चे क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियर Nuclear endoplasmic intact.
इसका मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसअपियर नहीं हो रहा है, एनवेलप डिसअपियर नहीं होगा, उसी के साथ रिमेन इंटैक्ट रहेगा, ठीक है, सेल के साथ, ठीक है। अब जैसे आपको पता है पैरामीशियम में आपने दो तरह के न्यूक्लियस पढ़े थे, एक बड़े साइज का जिसको मैक्रोन्यूक्लियस बोला था, और एक छोटे साइज का जिसको माइक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो पैरामीशियम के केस में मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं सीएच सच एज पैरामीशियम, वहां पे भी इसी तरह का कुछ पैरामीशियम जो है वो डिवीजन शो करते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे बैक्टीरिया एमाइटोटिकली डिवाइड कर रहा है, वैसे ही पैरामीशियम एमाइटोसिस शो करता है, ठीक है, क्लियर है सभी को। अब हमारी हमारी बॉडी में कहीं पे एमाइटोसिस होती है कुछ पार्ट्स में। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ठीक है बेटा, तो उसके बॉडी में कुछ बनते हैं, ठीक है, बन रहे हैं, सेल्स बन रहे हैं, तो वो सेल्स बहुत फास्ट बनते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक सेल्स, एम्ब्रियोनिक सेल्स देख सकते हैं आप इन सेल्स को, आप क्लास में एम्ब्रियोनिक सेल्स नाम लेयर्स नाम बॉडी, कुछ लेयर्स होती हैं, यहाँ पे सेल्स डिवाइड करते हैं, और जब वो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं ना, तो कौन सी डिवीजन से कर रहे हैं, एमाइटोटिकल। बात समझ आ गई, ठीक है। आपने प्लस 9th क्लास में पढ़ा होगा बोन और कार्टिलेज, तो कार्टिलेज सेल्स भी एमाइटोसिस डिवीजन करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में तीनों तरह की डिवीजन हो रही है, एमाइटोटिक मतलब एमाइटोसिस भी हो रही है, माइटोसिस भी हो रही है, और मियोसिस या फिर जिसको मायोसिस बोल रहे हैं वो भी हो रही है, तीनों टाइप की डिवीजन हो रही है। जबकि एमाइटोसिस जो होती है वो जनरली बैक्टीरिया वगैरह में सबसे ज्यादा देखी जाती है, ठीक है बच्चे। और माइटोसिस जो होती है वो जनरली हायर ऑर्गेनिजम्स में हर जगह, प्लांट्स में और एनिमल्स में, और मायोसिस जो है वो जनरली हम उन एनिमल्स में देखते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है सभी को, इतना सभी को समझ आ गया, ओके। तो ये तो था सेल डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस, एमाइटोसिस। अब इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं कि हमारी बॉडी में, आपको मैं ये बताने जा रही हूँ कि कुछ चेक पॉइंट्स भी होते हैं, पर उससे पहले ये बता देती हूँ, सम टाइम सेल्स जो हैं अनकंट्रोल डिवाइड करने लगते हैं, अनकंट्रोल डिवीजन करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, ठीक है, तो इस डिवीजन को भी एमाइटोसिस बोलते हैं। समझ आए बच्चे, क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? जैसा रिएक्शन देना है। समटाइम कैंसर सेल्स जो होती हैं, कैंसर सेल्स कौन से सेल्स बोलते हैं, वो सेल्स जो हमारी बॉडी में लगा कॉन्टिन्यूटी में डिवाइड कर रहे हैं बिना रुके, और जो जिस डिवीजन से वो डिवाइड कर रहे हैं वो सेल डिवीजन कौन सी है, एमाइटोसिस। एक नॉर्मल टाइप की सेल्स कर रहे हैं एमाइटोसिस, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, उन सेल्स माइटोसिस करते थे, पर अब वो माइटोसिस की जगह अगर एमाइटोसिस करने लग रहे हैं, तो माइटोसिस में जो प्रोफेज देखिए, माइटोसिस जो है और एमाइटोसिस जो है, माइटोसिस से 10% लगाती है सेल डिवीजन, तो एमाइटोसिस उससे भी फास्ट है, वो हार्डली 1 मिनट में हो जाएगी, समझ रहे हो, वो इतना कम टाइम लेती है माइटोसिस। देखो ये बताओ, एक सेल अगर ए माइटोसिस से डिवाइड कर रहा है या फिर एक सेल माइटोसिस से डिवाइड कर रहा है, मतलब मान लो कि दिस इज द सेल ए एंड दिस इज द सेल बी, ठीक है, मुझे आपने ये बताया कौन ज्यादा जल्दी
डिवाइड करेगा, ए माइटोटिकली वाला या माइटोटिकली ए वाला, मतलब माइटोटिकली वाला। विच वन, ए, यस करेक्ट, मीन्स ए वाला है ना, वो ज्यादा फास्ट डिवाइड करेगा। तो जो करेगा तो कहीं ना कहीं जब वो 1 से 2 में चेंज हुआ, फिर वो लगातार ऐसे ही आगे बढ़ता रह रहा है, तो वो एक कैंसर का रूप ले सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या लिखा हुआ है ऊपर साइड में, क्या लिख रहा है वैशाली, बताओ क्या लिखा हुआ है? सेल साइकिल कंट्रोल, हाँ जी बिल्कुल। ये आ गया इंटरफेस, है ना, हमारा यहाँ तक इंटरफेस। ठीक है, अब आप यहाँ पे बीच में क्या देख रहे होते हैं, कहीं पे स्टार बनाए हैं और उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट एंड M चेक पॉइंट। ठीक है, चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ही सेल एंटर करता है, जस्ट वेट मैं आपको इंटरफेस की बात बताती हूँ। इंटरफेस में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए के वो सारे कंटेंट बन रहे हैं, वो सब चेक किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंटरफेस का सबसे पहला फेज क्या है, G1 स्टेज। यस, ठीक है, इंटरफेस की 3 फेजेस हैं, G1, S और G2। G1 को प्राइमरी ग्रोथ फेज बोला, S को सिंथेटिक जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, और G2 को स्टैंडर्ड ग्रोथ फेज बोला। तीनों को कलेक्टिवली इंटरफेस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद माइटोसिस होती है और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। अब ये चीजें अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई कंट्रोल करने वाला भी नहीं। सेल साइकिल को कोई कंट्रोल भी कर रहा है, बात समझ आ रही है? उनको आप तो बोल सकते हो कि जो कंट्रोल कर रहा है दैट इज द फैक्टर्स। ठीक है, सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए कुछ फैक्टर्स बैठे हैं। ठीक है, वो ये चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने पोटैटो चिप्स बनाते हुए देखा है, मशीन्स कैसे बनाती हैं। कृतिका कपूर, कभी आपने पोटैटो चिप्स का देखा है कैसे वो मैन्युफैक्चर होती है, होता है? नहीं पता है किसी को? हाँ बताओ तो। अगर कोई किसी और ने देखा है तो बताओ जरा कैसे बनाते हैं वो? और क्या उसमें से सारी पास कर दी जाती हैं सभी को, मतलब उसमें कोई खराब वगैरह का भी होता है कि नहीं होता है? देखो, अगर नहीं पता तो ध्यान से सुनो। आप लोगों ने कभी डिस्कवरी में देखा होगा, फूड फैक्ट्री का दिखाते हैं, है ना, वहां पे क्या होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स में अलग अलग तरह की फूड आइटम्स, जैसे मान लो कहीं पे चॉकलेट बनाने का है, ठीक है, तो वो चॉकलेट बनाई जा रही है, पहले उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, फिर उसको शेप दी जाती है। अगर किसी की शेप सही ना हो तो मशीन उसको क्या कर देती है बेटा, रिजेक्ट कर देती है, निकाल देती है ना, जो खराब उसकी शेप सही नहीं आई तो वो उसको क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। ठीक है, जो सही वाली होती है उसी को आगे पास करती है, फिर उसको क्या रैपिंग करी जाती है। ठीक है, रैपिंग सही तरह से उसको डेकोरेट किया जाता है, उसके ऊपर लेबल लगाया जाता है, उसके ऊपर डेट वगैरह सब कुछ मशीन ही करती है। पर जो पीस सही नहीं निकला उसको मशीन ने रिजेक्ट कर दिया। वैसे ही सेल साइकिल के अंदर कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, उन चेक पॉइंट्स में वो चेक पॉइंट्स क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि जो काम जीवन को दिया था वो उसने किया कि नहीं किया, जो काम एस फेज को दिया था वो उसने किया कि नहीं किया, जो G2 को दिया था कि वो किया कि नहीं किया। अगर अब देखो मान लो कि इशिता है G1 फेज, वंशिका है एस फेज और रुचिका है G2 फेज। अगर इशिता काम नहीं करेगी तो इशिता के ऊपर ही वंशिका डिपेंड कर रही है, क्योंकि
इशिता काम करके देगी तो वो उस मटेरियल को वंशिका थोड़ा सा आगे मॉडिफाई कर रही है, ठीक है, समझ रहे हो? Yes, जो ma'am. Yes, ma'am. मटेरियल इशिता भेजेगी वही वंशिका उसको आगे चेंज करके रुचिका को पास करेगी। पर अगर इशिता ने ही वो मटेरियल सही से नहीं बना के दिया तो वंशिका उसको कुछ भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। मान लो इशिता के पास दिया था कि डीएनए को बनाने वाला मटेरियल तुमने प्रोवाइड करना है, मटेरियल प्रोवाइड करना है तुमने। तो जब मटेरियल प्रोवाइड करके तुम वंशिका को दोगी तो वंशिका क्या करेगी, उस मटेरियल को सही तरह से जोड़ के डीएनए की कॉपी बना देगी। बात समझ आई? अगर इशिता ने मटेरियल नहीं दिया तो वंशिका क्या करेगी, क्या वो डीएनए की कॉपी बना पाएगी? क्योंकि मटेरियल सिर्फ और सिर्फ इशिता ही प्रोवाइड कर सकती है, उसका काम क्या है, मटेरियल प्रोवाइड करना, ठीक है। जबकि वंशिका सिर्फ रेप्लिकेट ही कर सकती है और जो रुचिका है वो कुछ ऐसा बना रही है प्रोटीन वगैरह जो माइटोसिस के लिए चाहिए, ठीक है। तो इशिता ने अपना काम अच्छे से किया है कि नहीं किया है, तभी वो वंशिका के पास मटेरियल पास होगा। तो कुछ चेक पॉइंट्स चेक करके अगली स्टेज में सेल को भेज रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो चेक पॉइंट्स का काम होता है कि जो सेल साइकिल में हो रहे हैं इवेंट्स वो अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे होंगे तो वो सेल को रिपेयरिंग के लिए भेज देता है, उसको ठीक करेगा, रिपेयर करेगा, फिर दोबारा से उसको सेल साइकिल में एंटर करवाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, ये चीजें आप पढ़ चुकी हो, फिर भी मैं इसको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें माइटोसिस मायोसिस, चाहे +1 की बात करो चाहे +2 की बात करो, ये वर्ड्स आएंगे तो तुम्हें ये कंसेप्ट सही तरह से क्लियर होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इंटरफेस का जो G1 फेज है, वहां पे डीएनए के जो भी मटेरियल्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि सिंथेटिक फेज में डीएनए की सिंथेसिस हो सके, ठीक है। और G2 फेज में वो प्रोटीन्स वगैरह चाहिए हैं जिनसे आगे स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनने हैं, वो सब मटेरियल्स जो है वो G2 में बन चुके होते हैं। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया भी था कि जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल जाने से पहले मॉर्निंग में नाइट में या मॉर्निंग में पहले अपना बैग चेक करते हो कि आपने सारी नोटबुक्स अपनी बुक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने रख ली है कि नहीं रखी है। ऐसा तो नहीं है ना स्कूल में आपको बेल के टाइम याद आ रहा है कि अभी ये पीरियड है तो मुझे उस नोटबुक को लेने घर जाना है, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप उसको प्रिपेयर करके रखते हो ना। तो वही है कि माइटोसिस के फेजेस में जो आपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस पढ़ा, वो लगातार चल रही है, वो रुक नहीं सकती है, ठीक है। वो कॉन्टिन्यूस और ज्यादा टाइम नहीं ले रही है। इंटरफेस ज्यादा टाइम इसलिए ले रही है क्योंकि जो मटेरियल माइटोसिस फेजेस में चाहिए है वो सारा इंटरफेस में बन रहा है, इसीलिए वो ज्यादा टाइम ले रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मटेरियल रेडी कर रहा है। अगर वो मटेरियल नहीं बना के देगा तो माइटोसिस नहीं चल पाएगी। अब खुद सोचो, जो प्रोटीन G2 में बनने थे और वो G2 में बन रहे थे ताकि माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर बन सके, तो अगर G2 उसको नहीं बना रहा है तो तुम्हें पता है यहाँ पे जब वो माइटोसिस में एंटर करेगा तो उससे पहले चेक पॉइंट ये देखेगा कि उसने सब कुछ बना के ही भेजा है कि नहीं भेजा। जैसे आप लोग एयरपोर्ट पे देखते हो ना कि किसी के पास, किसी पैसेंजर के पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं, उसको पूरी तरह से चेक किया जाता है, हर चीज चेक की जाती है। वैसे ही इसको, सेल को माइटोसिस में एंट्री तभी मिलेगी जब वो पूरी तरह से हर मटेरियल को लेके गया होगा जो जो उसको चाहिए था। बात समझ आ गई? हमारी बॉडी इतनी बेखूबी से, इतने अच्छे तरीके से काम इसीलिए कर पाती है बच्चे
क्योंकि हमारी बॉडी में हर चीज बड़े तरीके के साथ चल रही है। बॉडी को अलग अलग सिस्टम्स में कंट्रोल करके रखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर शायद हमारी बॉडी ना तो सही तरह से काम करती और ना ही हमारी बॉडी लंबे समय तक अच्छे से सरवाइव कर पाती। हम सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म है, सबसे स्मार्टली सोचते हैं और हमारा जो अदर एनिमल्स की तरह माइंड नहीं है। हम कहीं ना कहीं हर चीज को सोच समझ के करते हैं। तो इतने कॉम्प्लेक्स बॉडी को चलाने के लिए इन सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फिर हम में और एक एनिमल में क्या फर्क रह जाएगा। बात समझ आ रही है? हमारी तरह ही वो भी काम कर रहे हैं, उनमें भी ऐसा प्रोसेस हो रहा है। पर मैं ये बताना चाह रही हूँ इस एग्जाम्पल से कि हमारी बॉडी में सेल डिवीजन हो रही है तो कई फैक्टर्स हैं जो उनको देखने के लिए बैठे हैं, ऑब्जर्वर की तरह, चेक पॉइंट्स की तरह। ओके, क्लियर है सभी को? अब माइटोसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस जब होती है बेटा, उसके बाद सेल थोड़े टाइम के लिए क्वीसेंस, जिसको जी नॉट फेज बोलते हैं, वैसे तो जी नॉट फेज को